Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द क्रैप इनिशिएटिव फोरम आईएएस। कट द क्रैप इनिशिएटिव में डेली हम एक टॉपिक लेते हैं, उसका 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं, आपको डिस्कशन मिलेगा और इसका हैंड रिटन फॉर्मेट में कंटेंट मिलेगा। जो भी कंटेंट है बहुत क्रिस्प और सिनॉप्टिकल फॉर्म में होता है, उसमें अननेसेसरी आर्गुमेंट्स और पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो जो भी ये कंटेंट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। A4 साइज पेपर पे सारा कंटेंट कलेक्ट करके लिखा गया है और लिंक का नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स। ये एक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और यहां से आप डेली बेसिस पे कट द क्रैप कंटेंट डेली आप डाउनलोड कर लिया करें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बड़ा ही एक एनॉर्मस इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि क्या डाटा है, रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं, स्टैगफ्लेशन होता क्या है, क्यों इसको कहा जाता है कि इट इज वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये क्यों इकोनॉमिकली बैड है और क्या इसका क्यों हो सकता है, ठीक है। तो जो रिसेंट इकोनॉमिक डाटा है, इंडिया में भी जो मैक्रो इकोनॉमिक डाटा रिसेंटली आया है, उससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि 2022 में ग्लोबल इकोनॉमी भले ही रिसेशन की तरफ नहीं गई हो या फिर स्टैगफ्लेशन की तरफ ना गई हो, लेकिन 2023 में काफी सारी इकोनॉमीज स्टैगफ्लेशन एक्सपीरियंस कर सकती हैं। तो आपको बता दें कि इंडिया का जो डाटा है, आप देखें कि डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन अभी भी कम नहीं हुआ है। 6% से ज्यादा लगातार पिछले लगभग 2 सालों से है। 250 बेसिस पॉइंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी 2022 की अपेक्षा 2023 में कम रहने वाला है। यूएस की इकोनॉमी ने 2022 में 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस किया और वहां पे जो इन्फ्लेशन का दर था वो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा था। यूके की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। यूरोप में अभी भी ट्रबल्स हैं। अगर पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे जो कमोडिटी प्राइसेस है, फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी सभी ज्यादा हैं। अगेन इंटरेस्ट रेट वहां भी ज्यादा है और जो करेंसी डिप्रिसिएशन है वो लगातार हो रहा है, क्योंकि जो कैपिटल है वो मूव आउट कर रहा है फ्रॉम डेवलपिंग वर्ल्ड टू वेस्टर्न इकोनॉमीज। अगेन जब भी यूएस फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो जो करेंसी जो पैसा होता है वो आउटफ्लो होता है टुवर्ड्स यूएस। तो जो पूरा जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं एक डार्क पिक्चर पेंट करता है। अब बात यह है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की तरफ मूव कर रही है तो स्टैगफ्लेशन होता क्या है, क्या डिफिकल्टी है स्टैगफ्लेशन को हैंडल करने में। पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है। स्टैगफ्लेशन एक एनॉर्मस इकोनॉमिक सिचुएशन है जहां पे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो होता है, या फिर ये कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव टेरिटरी में होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन परसिस्टेंटली हाई रहता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई रहता है। तो आपको बता दें कि नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। जो कॉन्वेंशनल मैक्रो इकोनॉमिक लॉजिक है या फिर ये कहें कि जो केनेशियन इकोनॉमिक्स है उसके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन होना ही नहीं चाहिए। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता है, स्लो होता है या फिर नेगेटिव टेरिटरी में जाता है तो इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी नीचे जा रहा है जबकि इन्फ्लेशन भी ऊपर है। और होना यह चाहिए कि जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा होने का मतलब यह है कि इकोनॉमी में डिमांड है। इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्शन है इकोनॉमी में वो बढ़ रहा है और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा, क्योंकि लोगों को जॉब्स मिलेंगी। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि एक एनॉर्मस इकोनॉमिक सिचुएशन है जहां पे कि इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों ही हाई होता है। तो जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उनके लॉजिक को डिफाइन करता है। जो केनेशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पिछले 50 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी में कई बार जो मेजर इकोनॉमिक्स है ग्लोबल की कई बार एक्सपीरियंस किए हैं स्टैगफ्लेशन। यूएस ने 5 बार एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो जो केनेशियन इकोनॉमिक्स का लॉजिक है उसको ये
डिफाई करता है। केनेसियन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है फिलिप्स कर्व। उसका मतलब ये है कि बेसिकली वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के रेट को रिलेट करता है, और इसके हिसाब से दिस स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आप यहां से कर्व से समझ सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है, तो ये जो स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन है फिलिप्स कर्व के लॉजिक को डिफाई करता है। ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि अगर वो कुछ भी अगर वो पॉलिसी इंटरवेंशन कर रहे हैं तो स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन और भी एग्जर्बेट होता है और ज्यादा बुरा होता है। ठीक है, तो जब से ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में, तो जो पॉलिसी मेकर्स का फोकस था वो ये था कि डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन जो स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन है ये पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहां पे इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है इन्फ्लेशन कम है तो इजी हो जाता है कंट्रोल करना, लेकिन यहां पे दोनों ही ज्यादा है। अब हम देखेंगे कि स्टैगफ्लेशन होता कैसे है, क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो कि स्टैगफ्लेशन को क्रिएट कर सकता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कहे, जो केनेसियन मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके हिसाब से स्टैगफ्लेशन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन पिछले 50 सालों में ये देखा गया है 1970s में क्या हुआ था कि ऑयल प्राइस शॉक्स लगा था। देखिए हुआ क्या था कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के ऊपर एम्बार्गो लगाया था कि वो ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है यूएस की, पर्टिकुलरली वेस्टर्न इकोनॉमिक्स की, वो कम हो गई। तो होता क्या है कि ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है, प्रोडक्शन सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है या फिर जिस गुड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसका कॉस्ट बढ़ गया। कॉस्ट बढ़ा मींस इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ा तो होगा क्या कि जो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे गुड्स को, लोग गुड्स को खरीद नहीं पाएंगे तो होगा क्या कि प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी की वो कम होगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, होंगे। ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या कि इकोनॉमिक ग्रोथ में नेगेटिव टेरिटरी में यूएस की इकोनॉमी 1974-75 में 5 क्वार्टर्स तक नेगेटिव टेरिटरी में थी और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट डबल डिजिट में था। इनफैक्ट इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, अनएम्प्लॉयमेंट 9% था। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट 9% था। तो ऑयल प्राइस शॉक्स के चलते वहां की जो इकोनॉमी है वो स्टैगफ्लेशन एक्सपीरियंस किया उसने। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल सिचुएशंस हो सकते हैं स्टैगफ्लेशन के लिए, जैसा 1970s में हुआ था। फिर है कि पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो और जो पॉलिसी मेकर्स वो डिसाइड करें कि मार्केट में गुड्स का और लेबर्स का प्राइस कंट्रोल करना है, प्राइसेस फिक्स कर दिए जाए कि इतना ही वेज रहेगा, उतना ही गुड्स के प्राइसेस रहेंगे। ठीक है, अलग अलग गुड्स के अलग अलग प्राइसेस फिक्स कर दिए जाएं तो होगा क्या कि सिचुएशन इन्फ्लेशनरी है और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए अगर मार्केट रेगुलेशन कर दिया जाए गुड्स और वेजेस का, उसके बाद क्या होगा कि जब तक रेगुलेशन है तब तक तो ठीक है, लेकिन जहां पे कंट्रोल हटाया जाएगा तो जो इन्फ्लेशन है वो शॉर्ट अप करेगा। इन्फ्लेशन शॉर्ट अप करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक होता है। उससे ज्यादा अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अचानक से कम होना शुरू हो जाएगा या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा इनफैक्ट। ठीक है, तो पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी जिम्मेदार हो सकती हैं स्टैगफ्लेशन के लिए। फिर है लॉस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। अर्ली 1970s में यूएस ने डिसाइड किया कि गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा जाए। तो गोल्ड स्टैंडर्ड बेसिकली होता क्या था, किसी भी इकोनॉमी की जो करेंसी है, कोई भी इकोनॉमी करेंसी उतना ही प्रिंट करेगा जितना उसके पास गोल्ड का बैकिंग है। तो गोल्ड रिजर्व जितना उसके पास है उसके प्रोपोर्शनेट अमाउंट में करेंसी की प्रिंटिंग होगी। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड हटा देने से जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं रहा, कोई कंट्रोल नहीं रहा, तो कोई कितना ही पैसा छाप सकता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मॉनेटरी एक्सपेंशन हो सकता है या फिर करेंसी डिवेल्युएशन हो सकता है। तो मॉनेटरी एक्सपेंशन के चलते भी स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा, करेंसी फ्लो ज्यादा होगा इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन उससे होगा, इन्फ्लेशन एक लिमिट को क्रॉस कर जाए तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो
और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी नेगेटिव टेरिटरी में चला जाएगा। तो गोल्ड स्टैंडर्ड घटने की वजह से भी स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन हो सकती है, या फिर कुछ जो स्टैग्फ्लेशन हुए हैं उसको लॉस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड भी उसका रीजन हो सकता है। ठीक है, अब बात यह है कि व्हाई स्टैग्फ्लेशन इज कॉल्ड एज वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो इसका बेसिकली हम समझेंगे कि क्यों ये लोगों के लिए प्रेशर दोनों तरफ से है। पहले हम ये समझते हैं कि जब भी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो तब राइज करता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट है, इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है। लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, डिमांड होगा, तो गुड उतना ही है लेकिन डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ऑफ कोर्स जो कन्वेंशनल लॉजिक इकोनॉमिक्स का उसके हिसाब से। लेकिन अब देखें कि स्टैग्फ्लेशन में क्या होगा, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट है या फिर नेगेटिव है, उसके चलते क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी स्टैग्नेंट है, परचेसिंग कैपेसिटी स्टैग्नेंट है। तो परचेसिंग कैपेसिटी लोगों का बढ़ नहीं रहा है क्योंकि लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा है। अब देख फिर से एक बार समझे आप इसको कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है, लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा है या फिर इनकम घट रहा है क्योंकि जॉब्स नहीं है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा है। तो परचेसिंग पावर कैपेसिटी भी स्टैग्नेंट है या कम है और इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, तो दोनों तरफ से लोगों के ऊपर प्रेशर है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इनकम नहीं बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन ज्यादा है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि व्हाई स्टैग्फ्लेशन इज बैड। स्टैग्फ्लेशन क्यों बुरा है किसी भी इकोनॉमी के लिए। देखिए, ये बहुत ही ड्रेडफुल सिचुएशन है, क्यों? क्योंकि उसका कोई पॉलिसी सॉल्यूशन नहीं है अभी तक इकोनॉमिस्ट में एक कोई कंसेंसस नहीं है कि इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक टूल को या फिर फिस्कल टूल हो, मॉनेटरी टूल हो, उसको इंप्लीमेंट करने से स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो बैड इसलिए है क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नेगेटिव्स, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स जैसा मैंने पहले बताया। फिर ये है कि इट डिफाइज लॉजिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, लॉजिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि जब प्राइसेस शुडंट गो अप व्हेन पीपल हैव लेस मनी। मैंने आपको पहले क्या समझाया इसमें कि जब लोगों का इनकम कम है, स्टैग्नेंट है, फिर कम हो रहा है, तो प्राइसेस जो गुड्स के वो नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि डिमांड नहीं है। लेकिन इस केस में लोगों के पास प्राइसेस भी कम है लेकिन इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। दैट्स व्हाई इट डिफाइज द लॉजिक ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये बात थी कि स्टैग्फ्लेशन बुरा क्यों है। अब जो लास्ट पार्ट है डिस्कशन का वो ये है कि व्हाट इज द क्योर फॉर स्टैग्फ्लेशन। देखिए, क्योर के मामले में अगर लेट्स से कि इंडिया में स्टैग्फ्लेशन है और है क्या कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर इंडिया की मॉनेटरी अथॉरिटी है आरबीआई, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है कि इकोनॉमी में करेंसी का फ्लो कम हो तो इन्फ्लेशन कम हो, उससे क्या होगा कि जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो लोन का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो लोग पैसा नहीं, लोन नहीं लेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन नहीं लेंगे तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी नेगेटिव टेरिटरी में है या फिर स्टैग्नेंट है वो और नीचे चला जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसीज ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव होती हैं स्टैग्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। अब होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी अपना एक्सपेंडिचर कर रही है वो एफिशिएंट तरीके से हो। अगर बजट में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है लोगों को, सब्सिडी एक बड़ा हिस्सा है हमारे बजट का, तो सब्सिडीज टारगेटेड हो कि जिनको नीड है उन्हीं लोगों को जाए, कि अननेसेसरी इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट न करे उस सब्सिडी का पैसा इकोनॉमी में। ठीक है, पहला पॉइंट है इंप्रूविंग फिस्कल एफिशिएंसी या फिर इंश्योरिंग फिस्कल प्रूडेंस। फिर है कि इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। मींस कि इकोनॉमी के पास कैपेसिटी है, लेट्स से कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड, जो फाइनल कॉस्ट ऑफ गुड है वो भी कम हो जाएगा। अब देखें कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, कोई लेट्स से कि कोई नया मशीन इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से उस मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की एफिशिएंसी बढ़ गई,
तो उतनी ही इन्वेस्टमेंट में वो ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को इंप्लॉय करना पड़ेगा, तो इंप्लॉयमेंट सिचुएशन भी इंप्रूव होगी और जो फाइनल कॉस्ट है लोगों के लिए गुड्स का वो भी कम होगा, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होगा। और चूंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का, ओवरऑल इकोनॉमिक की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी धीरे धीरे अपलिफ्ट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन तीनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में चले जाएंगे अगर इकोनॉमिक की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर दिया जाए तो। और अगर सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो प्रोएक्टिव रहें कि स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन को अवॉइड किया जाए अगर उनके प्रोएक्टिवनेस से, ठीक है। तो ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स लेने चाहिए कि स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन आए ही ना। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया है, लगभग 14 सेक्टर्स में ये इस स्कीम को लाया गया है कि हमारे यहां जिन गुड्स का शॉर्टेज है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिन गुड्स का रेट ज्यादा है वो क्यों ना हम अपने यहां ही प्रोड्यूस करें, उन गुड्स का जो रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट टारगेटेड सब्सिडीज देती है, उससे भी क्या होता है, जो फिस्कल प्रूडेंस इंश्योर होता है। इन्फ्लेशन भी आरबीआई ने बहुत ज्यादा जो इंटरेस्ट वो नहीं बढ़ाया है, 250 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बजटिंग भी आप देखें कि गवर्नमेंट ने अभी 33% बढ़ा दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना इन्वेस्टमेंट, मोर देन 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है बजट में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो इकोनॉमिक ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होगा, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो आप देखें कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो प्रोएक्टिव हैं कि कैसे इंडिया में स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन को आने ही ना दें, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैग्फ्लेशन पे डिस्कशन और यहां पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है। जो भी कंटेंट है आप इसको जरूर डाउनलोड कर लें अपने रिवीजन के लिए। स्टैग्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीएस पेपर 3 में। इन्फ्लेशन एक इफेक्ट साफ साफ सिलेबस में दिया हुआ है, उसी का एक हिस्सा है स्टैग्फ्लेशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।